जी बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। आज़म कैसे हैं आप? वालेकुम। And we have lost Azam. He was here and he is gone. He will be back. Azam. Okay, so I don't know, is it my internet or is it Azam's internet? One of our, I hope I'm still going live. Is there anyone here? Can you guys see me? Give me signs of life, people, that you're here and that you can hear me. Okay, so today we're going to be addressing some of the questions that have been coming in. Our apologies for not being able to have our session last week. Okay, there you go. Azam is back. Azam, welcome back. वालेकुम अस्सलाम। किधर चले गए थे आप? पता नहीं। अच्छा, आ गए, चले देख रहे दुरुस्त। I am lost. You are lost. Maybe you need a session. Yes. ठीक है, चलें तो where do we stand? सवाल जवाब करने आज आपने? जी डॉक्टर यूसुफ, आज हमारा Q&A है, so we'll be discussing that. Okay, so let's start. Let me ask you the first question. Is there any connection between vitamin D deficiency and depression? Can you tell us about the systemic causes of depression? तो वाइवे का सवाल लगता है यार, एकदम ध्यान वाला। ये तो बिल्कुल I was thinking कि ये कोई प्रोफेसर जब एंड में जब स्टूडेंट को फंसाना होता है फिर इस तरह के सवाल पूछता है। So yes, vitamin D deficiency can mimic depression, or just like many other metabolic causes. और I'm using mimic कि वो mimic भी कर सकता है और cause भी कर सकता है. So there is a controversy there. But yes, vitamin D deficiency can cause that, और उसको as soon as possible जो है उसको deal करना चाहिए. और apart from depression, it can cause a lot of other things also. ठीक, तो vitamin D deficiency, अब सर्दियां भी आ रही हैं पाकिस्तान में, so धूप में बैठे हैं, किन्नू खाएं, so that helps. And other than vitamin D, जो सवाल का जो दूसरा पार्ट है कि systemic causes, so there are a lot of systemic causes, और उसमें हमारे कुछ neurological causes भी हो सकते हैं, हमारे metabolic causes भी हो सकते हैं, हमारे उसमें इवन अनीमिया जो है, जो खून की कमी है, that can also mimic depression. So और भी बहुत सारे हैं. So it is hypothyroid is one very important. जो है वो हो सकता है, ओल्ड एज में डिमेंशिया हो सकता है. ठीक, तो और कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन है वो हो सकता है. फिर बहुत सारी मेडिसिन हैं, उनकी वजह से हो सकता है. सो इट इज अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, और इस पे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है. सो आई डोंट थिंक कि एक चीज को अलग अलग, लेकिन यस देयर आर मेनी मेटाबॉलिक कॉजेज जो कि सिस्टेमिक डिजीज की वजह से डिप्रेशन हो सकता है. बिल्कुल. There you go. So काफी ज्यादा बायोलॉजिकल कॉजेज हैं, सिस्टेमिक कॉजेज हैं, जिनमें डिप्रेशन और डिप्रेशन की तरह के सिम्टम्स सामने आ सकते हैं. ऑल्सो अगर हम साइकोलॉजिकल वजूहात से या साइकोसोशल वजूहात से या एग्जिस्टेंशियल और स्पिरिचुअल वजूहात से किसी को डिप्रेसिव सिम्टोमेटोलॉजी हो रही है, तो दैट कैन लीड टूवर्ड्स ए लाइफस्टाइल इन विच हम बायोलॉजिकल डिप्रेशन को फिर उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दें. फॉर एग्जांपल, अगर हमारी डिप्रेशन की वजह से न्यूट्रिशनल हम देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड देयर इज inadequate intake, तो उसकी वजह से if that lasts for long enough, the vitamin D deficiency, anemia, वो सारा कुछ will also come along as well. And then there's also a lot of
डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उनके भी लॉन्ग स्टैंडिंग इम्पैक्ट के अंदर या लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लुएंस के अंदर यू विल हैव डिप्रेसिव सिम्टोमेटोलॉजी implicated. Okay. बिल्कुल बिल्कुल। और जस्ट लाइक कि अगर एग्जिस्टेंशियल, स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल मसलों में हम अगर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दें तो वो जो है हो सकता है कुछ फायदेमंद भी हो, लेकिन वो शायद फायदे से ज्यादा नुकसान दे या फिर इतना अच्छा काम ना करे। सेम गोज फॉर द बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। अगर आप उधर जो हैं आप ये समझते हैं कि मेरा अगर हाइपोथायराइड की वजह से डिप्रेशन है और ये मेरे जो ताल्लुकात हैं, जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं, मैं अगर उनको ठीक करूं तो मेरा थायरॉक्सिन की मिकदार पूरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। हम किसी हाइपोथायराइड को कुर्सी पे बिठा के शुरू हो जाए, जी बताएं ना आपका बचपन कैसा गुजरा, कुछ तो हुआ होगा हाँ। आपके बचपन। That was going to be messed up on the part of the psychiatrist or the psychologist if that is the direction they take it. Also, Azam, there's also ये जो हर स्पेशलिटी में there are some कोई डायग्नोस्टिक कैटेगरीज जिनका बहुत ज्यादा ओवरलैप होता है स्ट्रेस और लाइफस्टाइल के साथ. So, for example, we have PCOS in gynecology, we have IBS in gastroenterology, and then there will be, you know, but there's neurological conditions as well, जिनमें the treatment includes stress management, but typically जो practitioners होंगे, medical specialist होंगे, gastroenterologist होंगे, would not be adequately emphasizing as to how important the manifest or the treatment of stresses or the management of stresses in those conditions. So, Yusuf, I just saw a patient today जिसमें वो एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए एंड न्यूरोलॉजिस्ट ने उनकी प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ स्ट्रेस पॉजिटिव एंड देन और उनको एक विटामिन डी और साथ एस्टेलोप्राम दी हुई। सो अब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके यहाँ अब एक ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जो भी और मसला हो साथ एक आप एंटी डिप्रेसेंट लिख दें, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर इसका कोई नुकसान तो नहीं है ना, तो इसका फायदा ही है, तो जाने दें। And this is actually a pretty good prescription. अगर उन्होंने सिर्फ विटामिन डी और एसिटाइलोप्राम दे दी है compared to what actually goes on there, कुछ 2-3 बेंजोडाइज़ेपिन भी ऐड कर देते होते हैं, कुछ तो एंटीसाइकोटिक भी छिक देते हैं, कुछ ट्राइसाइक्लिक और एसएसआरआई की कॉम्बिनेशन दे देते हैं, और जो सोने पे सुहागा, they're not even going to tell the person that they're interacting with कि ये दवाई किस चीज की है. हमारे पास कितने मरीज आते हैं जो सारों से होके आए होते हैं और फिर उनको पता भी नहीं होता कि ये वाली दवाई जो है ये टेंशन के लिए है, ये डिप्रेशन के लिए है, ये नींद के लिए. they don't know. as far as they're concerned, उनके फिजिकल सिम्टम्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं उन्हीं फिजिकल सिम्टम्स के लिए दवाइयाँ दी गई हैं, और अल्लाह खैर सला. If there's anything else that needs to be, nobody's ever told them. Apparently the gastroenterologist or the medical specialist, they think कि antidepressant देंगे तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगी, जिस तरह एंटीपायरेटिक देने से फीवर ठीक हो जाता है. तो that's unfortunate. So what about hair fall? यूसुफ लेकिन इस चीज में हमारे साइकियाट्रिस्ट का भी बहुत सारा हाथ है, बिकॉज मैं ना न्यूरोलॉजिस्ट सीज कि अगर ये मरीज साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा तो उसने भी इसको एस्टेलोप्राम के अलावा और तो कुछ नहीं करना. बिल्कुल ऐसे. तो मैं इसको वहां भेजूं, पहले ये इसने मेरी फीस भी दी है, फिर जाके उसकी फीस भी देगा, मेरे से पेशेंट शिफ्ट भी होगा, तो मैं इसको खुद ही लिख देता हूँ, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट ने भी इसके अलावा और क्या करना. तो जब वो ये देखेगा तो ऑफ कोर्स, और वो शायद ज्यादा लेजिटिमेट है ये देने के लिए, क्योंकि उसके पास पेशेंट आया है, और अगर वो उसको कहीं और रेफर करेगा, वो उसकी भी जाके फीस देगा, पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, और रिजल्ट वही है कि उसको एंटी डिप्रेसेंट ही मिलनी है, उसके अलावा किसी ने उससे कोई और बात नहीं करनी.
तो उसको वहां पे why स्टिग्मा का send a ज्यादा patient? फेस करना पड़ेगा कि साइकियाट्रिस्ट के दफ्तर बिल्कुल। से आ जा रहा है, तो दैट्स दैट हम्म प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसा ही है. सो एज हम्म एज साइकियाट्रिस्ट वी आर रिस्पांसिबल फॉर द इग्नोरेंस ऑफ आवर कॉलीग्स इन अदर स्पेशलिटीज. ठीक हो गया. आजम, हेयर फॉल का सवाल आया, क्या क्या हेयर फॉल भी डिप्रेशन की वजह से हो सकता है? हो सकता है। तो छेड़े ने. ठीक है, देखें आप पर्सनल बिल्कुल। हो रहे हैं आप लोग. आजम के दुखती रगों पे ना छेड़े. सो ये एक बिल्कुल कॉमन मिथ है कि स्ट्रेस की वजह से नज़र कमज़ोर हो जाती है, स्ट्रेस की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जुकाम की वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं. सो अच्छा. बट हमारे हमारे पास इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है कि डिप्रेशन या स्ट्रेस की वजह से बाल गिरते हैं. बहुत सारी हमारी मेडिसिन ऐसी ज़रूर हैं जो कि एलोपेशिया कॉज करती हैं, बट लेकिन डिप्रेशन इन इटसेल्फ वो नहीं करता. हाँ, एक ये वाली चीज इस तरह जरूर सोचा जा सकता है कि डिप्रेशन में क्योंकि सेल्फ केयर कम हो जाती है, उसकी एपिटाइट वगैरह खराब हो जाती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे जो है ये वाली सारी चीजों के बारे में सोचा जा सकता है. बट डिप्रेशन इन इटसेल्फ अगर ये सब कुछ ठीक हो तो फिर इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है. ठीक हो गया. हुबाब कह रही हैं कि आपकी डिस्कशन बहुत टेक्निकल है, जार्गन को अवॉइड करें और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें. एंड राबिया इज आस्किंग इफ शी कैन दे कैन आस्क क्वेश्चंस. बाय ऑल मींस प्लीज डू आस्क क्वेश्चंस, एंड वंस वी आर डन विद द क्वेश्चंस दैट वी शेयर्ड, वी विल टर्न टू योर क्वेश्चंस दैट यू आर आस्किंग लाइव एज वेल. So when you say कि Rabia is asking तो पूरा नाम लिया कर. राबिया वकार इज आस्किंग. ठीक हो गया. तो खाम का डर जाना है. ओके. देखा. राइट. ओके. अगला सवाल पूछें जनाब. Is breathlessness related to anxiety imaginary, or can people actually stop breathing and die? मुझे सवाल का पहला पार्ट समझ नहीं आया, बट लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसका जवाब तो नाम में है कि वी कैन नॉट डाई बाय स्टॉपिंग आवर ओन ब्रेथ्स. ऐसा नहीं हो सकता. सो इवन आई रिमेम्बर के नेशनल ज्योग्राफिक पे वो जो एक साइंस ऑफ स्टूपिड एक आता है प्रोग्राम, उसमें उन्होंने ये वाली चीज शो भी की थी. नहीं, छोटे होते हुए बच्चे धमकी लगाते मैं अपना सांस रोक लूंगा. रुकता ही नहीं है. So, fair. I think the first part of the question was concerned. I think the phrasing could have been a little better. जब हम कहते हैं कि breathlessness imaginary है एक साइड पे और दूसरी साइड पे क्या वो इतनी रियल है कि उससे डेथ हो सकती है, that is assuming कि it's one or the other. जो एंजाइटी के अंदर खासतौर पे अगर पैनिक अटैक वाली सिचुएशन पैदा हो रही है, उसमें जो डिफिकल्टी ब्रीदिंग होती है, दैट इज रियल. I mean, that is not imaginary. That is really a difficulty of breathing that the person who's experiencing it is suffering from. That will not lead to suffocation and death as such. वो उस लेवल तक नहीं जा सकती, लेकिन वो डिफिकल्टी ब्रीदिंग जरूर है, उसमें कोई शक नहीं है. दैट इज नॉट बीइंग फेक्ड, दैट इज नॉट इमेजिनरी, दैट इज नॉट बीइंग क्या नाम है, वो ड्रामे नहीं लगा रहे, वो वाकईतन उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं. वो एंजाइटी का एक रियल सिम्टम है. एंजाइटी के काफी ज्यादा फिजिकल सिम्टम्स होते हैं. हार्ट रेट वाकई इंक्रीज होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाकई होती है, स्वेटिंग हो सकती है, कोल्ड क्लैमी स्किन हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी कि आपके हाजमे के कुछ सिम्टम्स सामने आ सकते हैं. दो सिम्टम्स आर रियल. ठीक है, वो हमारी जो क्या नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम का वो वाला हिस्सा जो जिसका ताल्लुक फाइट और फ्लाइट से होता है, जो हमें इमरजेंसी अर्जेंट सिचुएशंस के लिए तैयार करता है, जो हमें लड़ाई के लिए तैयार करता है, भागने के लिए तैयार करता है, दैट हैज बिकम एक्टिव इन एंजाइटी, right? And all of those symptoms are a consequence of that. They are not fake, they are real, but yes, they do not
lead to death, or person can't kill themselves that way. Okay. बिल्कुल. चले अगला सवाल. If one feels anxiety about certain things which do turn out to be true and a cause of worry, should that person use medicines like Zotanil, etc., to suppress their anxiety? So जो पहले तो जिस मेडिसिन का इन्होंने नाम लिया, लेक्सोटानिल या उसके अलावा कोई भी और बेंजोडाइजापीन, जिनको हम एंजियोलिटिक्स कहते हैं, ये कभी भी लॉन्ग टर्म में एडवाइजेबल नहीं है. अगर ये कभी भी एडवाइस की भी जाती हैं, सो दे आर ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट और ऑल्सो फॉर एमरजेंसी मैनेजमेंट. लेकिन एमरजेंसी मैनेजमेंट में भी जो ऑरल मेडिसिन हैं, वो ऐसा नहीं होगा कि वो खाई और विद इन सेकेंड्स जो है वो काम डाउन हो गए. इट टेक्स सम टाइम, एटलीस्ट अ फ्यू मिनट्स. ठीक. अच्छा, जहां तक बात है जो क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा था, वो मैं भूल गया हूँ यूसुफ भाई. कि अगर जिस चीज का आपको फियर है, इफ दैट डज टर्न आउट टू बी ट्रू, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, दैट इज अ रियलिटी, द एंजाइटी इज बेस्ड इन अ रियल cause for concern or worry, then should that be treated with medications, or for example जनरली जो एक साइकेट्रिस्ट है, उसके नजदीक कॉज का होना या ना होना से ज्यादा अहम बात यह है कि सवेरिटी क्या है और वो ओवरऑल जो है वो लाइफ को वो जो एंजाइटी है वो अफेक्ट कैसे कर रही है और सिम्टम्स क्या है. सो अगर सिम्टम्स आर सो सीवियर कि वो उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज को सीवियरली अफेक्ट कर रहे हैं, तो यस, मेडिसिन कैन बी गिवन. लेकिन अगर सिम्टम्स जो हैं वो माइल्ड हैं या मॉडरेट हैं, तो उनको अवॉइड किया जाना चाहिए. ठीक. बट इवन देन, इवन इन मॉडरेट इंटेंसिटी, अगर कोई मिसाल के तौर पे एक पेशेंट की एंजाइटी मॉडरेट है बट उसका एक सुबह जॉब इंटरव्यू है, तो मैं उसे ये कहूँ कि नहीं, आप अभी भी जो है ना, आप साइकोथेरेपी का मेरा आज एक सेशन लें, फिर एक हफ्ते बाद लें, और जो है ना, कोई बात नहीं, जॉब इंटरव्यू होता रहेगा. सो अगर उसको एक रात 2 रात के लिए अगर बेंजोडाइजापीन्स एडवाइस कर दी जाएं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ताकि वो जो एक इमीडिएट फायदा उनसे हो सकता है, वो लेने में कोई बुराई भी नहीं है. तो इट वेरीज फ्रॉम के सिचुएशन क्या है, बट फॉर अ साइकियाट्रिस्ट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू लुक इज के सेवेरिटी क्या है, देन के कॉज क्या है. और इवन अगर हम उसको वो वंस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन उसकी सिवेरिटी को, इवन उसकी जो भी जिस तरह से वो हैम्पर कर रहा है उनकी परफॉर्मेंस को, उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन देते भी हैं, इट शुड कम विद द एडिक्वेट इंफॉर्मेशन के दिस शुड नॉट बिकम अ हैबिट. If you have a series of job interviews in a month or 2 months, and then before every single one of them you're going to start taking a benzodiazepine या कोई सी भी एंजाइटी की दवाई, तो उसका एडिक्टिव पोटेंशियल, उसका आदी हो जाना, उसकी पॉसिबिलिटी रियल है, एंड दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. एंड इट्स बेस्ट टू मैनेज दिस अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी कंसल्टेशन के साथ, किसी की मशवरे के साथ. ठीक हो गया. Azam, I believe you just responded to Kashaf Salim's question with respect to क्या benzodiazepines emergency. For those of you who are listening, benzodiazepines जो आमतौर पे नींद की दवाइयाँ होती हैं, alprazolam, Xanax वगैरह, उनकी they're benzodiazepines. उनके बारे में पूछा जा रहा है कि इमरजेंसी, गालिबन शी इज अ डॉक्टर, कि क्या उनको पैनिक अटैक को ट्रीट करने के लिए इमरजेंसी में दिया जा सकता है, और अगर दिया जा सकता है तो कौन सी वाली? तो उनको बिल्कुल दिया जा सकता है, और मैं ये नहीं बताऊंगा ऑन एयर के कौन सी वाली. ठीक है, तो कश्यप, यू कैन मैसेज आजम टू फाइंड आउट
ऑलरेडी हमारे सवाल पूछने वालों को किसी और साइकाइट्री की दवाई का नाम लोगों को आता हो या ना आता हो, बेंजोडाइजेपिन्स का जरूर आता है. एंड इफ यू वर टू बिल्कुल रियली से कि साइकाइट्री की तमाम क्लासेस ऑफ मेडिकेशन में सबसे मिसयूज्ड अब्यूज्ड कौन सी क्लास है, देन दैट्स बेंजोडाइजेपिन्स. जैसे आजम ने पहले कहा कि दे शुड ओनली बी यूज्ड with prescription, and even on prescription for a short term only. We should not make a habit of prescribing or taking them so frequently. All right, ठीक हो गया. Do people with drug related psychosis ever recover completely? How to address those who have little to no insight? सो जो पहला क्वेश्चन है, अमंग साइकोसिस, वन ऑफ जिस साइकोसिस का प्रोबेबली सबसे अच्छा रिकवरी रेट है, जिसके रिकवर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, वो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस ही है. बिकॉज एज सुन एज द ड्रग इज वॉश्ड आउट ऑफ योर सिस्टम और जो उसके इफेक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म वो खत्म होते हैं, जो पर्सन है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है. और इवन वो जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं जिनकी वजह से साइकोसिस होता है, जिस तरह हेरोइन, कैनाबिस या जो हेलुसिनोजेंस हैं, उनको तो बगैर किसी ट्रीटमेंट के भी जो है वो एज सुन एज वो जो ड्रग है वो सिस्टम से खत्म होती है, दे इम्प्रूव. तो जहां तक so we are not talking about addiction here, we are just talking about the psychotic symptoms. Addiction वो बिल्कुल एक. For those of you who are not aware, psychotic symptom क्या होता है? Psychotic से मुराद है कि लोगों का reality से contact खत्म हो जाता है and they are making either very tall, unbelievable, unrealistic claims about themselves, about others, or hearing voices, etc., etc. इस तरह के इलामात आना, that's what we call psychosis. जी, okay. अच्छा, और जो दूसरा पार्ट था सवाल का कि हाउ टू एंगेज विद समवन हु हैज साइकोसिस. यस, जिनको इंसाइट नहीं है, लिटिल टू नो इंसाइट, सो हाउ डू वी डील विद देम? सो अगर इंसाइट नहीं है, और अभी हम सिर्फ साइकोटिक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो इंसाइट नहीं है, और जनरली भी इट्स नॉट ओनली साइकोटिक पेशेंट्स, तो इट इज वेरी, इस चीज के चांसेस बहुत कम हैं दैट दे एंगेज विद यू इन एनी मीनिंगफुल डिस्कशन. ठीक है, बिकॉज इंसाइट ना होना इट सिग्निफाइज के जो ऑड बिलीव्स हैं या जो डिल्यूजन्स हैं, दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. ठीक, तो देर आर मोर चांसेस कि अगर एक पेशेंट में इंसाइट नहीं है तो वो ज्यादा बेहतर मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करेगा, और ओनली देन कि जब उसके वो जो ऑड बिलीव्स हैं वो शेक होने के काबिल हो जाएं, और उसकी जो एग्रेशन है, जो उसका पैरानोया है, अगर वो कम हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ साइकोसिस को उसमें बात कर रहे हैं, तो ओनली देन दे विल बी एबल टू एंगेज इन एनी मीनिंगफुल डिस्कशन. राइट यूसुफ, या कुछ और भी है? I think that's pretty much most of what they're probably asking. और एक और चीज़ I think इसमें important ये होगी कि अगर वो insight ही नहीं है तो उनको दवाइयाँ हम किस तरह से देंगे. तो in consultation with a psychiatrist that you have elaborately discussed the particular case with, ideally the psychiatrist should have seen the patient as well. उनको एक दफ़ा देख लेना ज़रूरी है. बगैर देखे दवाइयाँ रेकमेंड करने में ठीक ठाक प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं. तो I mean, some way or the other, the psychiatrist needs to have had a conversation. So a lot of people bring people who don't have insight, जो अपने आप को बीमार नहीं समझते. Insight ना होने का क्या मतलब है? That they don't think that they are unwell or they have anything wrong with them, and they're making tall claims and they're making creating a lot of chaos. उनको फिर बहला फुसला के लोग ले आते हैं, कुछ और बता के ले आते हैं, एंड दैट गिव्स द साइकियाट्रिस्ट अ चांस टू. आमतौर पे लोग कहते हैं मैंने अपना चेकअप करवाना है, तुम साथ आ जाओ. जब वहाँ पे आ जाते हैं तो फिर द साइकियाट्रिस्ट गेट्स अ चांस टू स्पीक टू देम, somebody that they respect despite all of psychosis. कुछ बेसिक मॉरल्स और वैल्यूज और रिस्पेक्ट वाले एलिमेंट फिर भी बरकरार रहता है.
कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ना नहीं कर सकते, तो उनसे कहलवा के लोग ले आ सकते हैं। एंड देन वंस दैट हैज़ हैपेंड, देन उनकी सुन के अगर दवाइयाँ ले लें तो दैट्स आइडियल। नहीं तो देर आर अदर वेज of giving medication. What those ways are, how do they work, वो it is best कि वो आप अपने उस particular situation के मुताबिक जो psychiatrist हैं उनसे बात करें कि किस तरह से किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। दवाई मिलानी है, खाने में टीके हैं, जो भी हैं, how is that going to work, how is that going to be used, that's going to be discussed in a one-to-one session. ओके, चलें। कशिफ कह रही हैं जिनको आपने इमरजेंसी और उनका कहा था कि स्पेसिफिक बेंजोडाइज़ेपिन, मैं आपको लाइव नहीं बताऊंगा, कि there was a recent situation in which the patient was deteriorating and I gave a benzodiazepine IV and I wanted to confirm and know in doc in such situation. ठीक हो गया? चलें, Kashif, again, it's probably a good idea if you're going to have to manage a lot of ER cases कि आप एक ही दफ़ा समझ लेंगे किस तरह करना होता है। तो कशिफ, अगर आपने आईवी बेंजो दी तो पाकिस्तान में, इफ यू आर इन पाकिस्तान, सिर्फ 2 बेंजोडाइजेपिन्स हैं जो कि आईवी अवेलेबल हैं, डॉर्मिकम और डायजेपम। तो अगर तो आपने डॉर्मिकम दी तो उसका तो मैं शॉर्ट हाफ लाइफ ही फ्यू मिनट्स है, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा एंजाइटी को। अगर आपने डायजेपम दी तो उसकी हाफ लाइफ इट्स अबाउट 50 to 70 आवर्स। तो वो तो फिर आपने बहुत ही लंबा जो है उसको जो है ना वो कर दिया। तो मे बी जो इमरजेंसी केस है, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि उसमें क्या देना है, बिकॉज सिर्फ आप नहीं सुन रही। सो ऐसा ना हो कि उसके बाद वो लोग फिर खुद उसकी जो है ना फकियां करना शुरू कर दें। सो आई विल नॉट टेल दैट। If it is a genuine panic attack, if it really is a panic attack, there would be it has a it's a particular time period जिसके बाद उसने खुद ही खत्म हो जाना है। A panic attack by definition will not last for very long. It may be something else if it is going on for a longer period of time, and that would require a diagnosis. And obviously we are not here to talk about or take a class of emergency psychiatry. वो भी कभी कर लेंगे, अभी फिलहाल के लिए नेक्स्ट टाइम जब कभी ऐसा हो तो राइट अ कॉल टू साइकियाट्री, एंड जो भी पीजीआर या कंसल्टेंट है तो आप उससे पूछें। ठीक है। आई डोंट थिंक कशिफ जहाँ पे भी काम करती हैं ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बहरहाल, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट पॉइंट शुड यू गिव अप ऑन योर थेरेपिस्ट एंड मूव टू अनदर वन और क्विट थेरेपी ऑल टुगेदर? हाउ डज वन रियलाइज दैट द थेरेपी इज नॉट वर्किंग फॉर यू? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा ही मरीज होना है। सो मैं इसका जवाब 2 तरीकों से दूंगा, फ्रॉम पेशेंट्स पर्सपेक्टिव और फ्रॉम काउंसलर्स पर्सपेक्टिव। सो पेशेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आपको लगे कि आप जो हैं वो, पहले ये समझने की जरूरत है कि थेरेपी जो थेरेपी है ये है क्या चीज। इट्स नॉट लाइक कि आप एक दिन जाएंगे और वो आपको कुछ 4 बातें बताएंगे और आप अगले दिन उन पे अमल करेंगे और आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। वी सी पेशेंट्स के जिनमें कुछ 1-2 सेशंस के बाद भी बेहतरी आना शुरू हो जाती है, और वी सी पेशेंट जिनमें बहुत सेशंस के बाद भी बेहतरी आना शुरू होती है। सो इसका आई डोंट थिंक कि मैं आपको कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर इसका दे सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं बिल्कुल नॉन टेक्निकल जुबान में भी बात करूं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वाकई जो थेरेपिस्ट है वो आपके मसले के लिए कंपैटिबल नहीं है, या वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो आपके मसले को डील कर सके। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो पेशेंट है उसकी अपनी गार्डिंग होती है, वो इतना जल्दी ओपन अप नहीं होता, वो उस तरीके से थेरेपिस्ट की बातें नहीं मान रहा, तो हो सकता है कि उस वजह से जो है वो ट्रीटमेंट में डिले हो रहा हो। सो फ्रॉम अ पेशेंट्स पर्सपेक्टिव, if you are doing everything what the
therapist is asking और फिर भी ये सब कुछ हो रहा और फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो मे बी इट्स टाइम टू मूव ऑन. बट लेकिन इवन देन फ्रॉम अ थेरेपिस्ट पर्सपेक्टिव, इवन देन मैं ये उसको ये मार्जिन जरूर दूंगा कि दिस माइट बी द केस के पेशेंट जो जो कोई थेरेपिस्ट उसको होमवर्क देता है वो सारा करता है, लेकिन द पेशेंट इज नॉट ओपनिंग अप. वो उसको अपने वो जो स्ट्रेसर्स हैं, वो जो इश्यूज हैं, जहाँ पे असल मसला फंसा हुआ है. सो आई एम सीइंग समवन के जिन्होंने मुझे बड़े ओपनली ये कहा है कि आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता. तो अगर वो इश्यूज मुझे कोई नहीं बता सकता तो इट माइट बी द केस कि वही असल इश्यूज हों, और इस चीज के बल्कि चांसेस ज्यादा हैं कि वही असल इश्यूज हों. सो ऐसे केस में आप जितने मर्जी थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, आप जो मर्जी कर लें, सो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. फेयर. तो that's on the perspective के आपको you've done what the therapist has asked you to do. बाकी there's a lot of times के एक you develop this tension, मतलब as two human beings in a professional interaction बहरहाल एक gap create हो जाता है. And as a part of a normal therapeutic process, gaps होते हैं create, but they should become a part of the conversation. कि वो उस discussion का हिस्सा बने और पता चले कि क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में क्या किया जा रहा है. If your therapist is hesitant to talk about that gap, that tension, the possibility of alternatives, that would be a red flag. That would be a red flag. If you find them to be guarded सिर्फ पेशेंट तो नहीं होते, guarded तो थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं कि उनको भी एक थेरेप्यूटिक प्रोसेस के फेलियर की वजह से इनसिक्योरिटीज डेवलप हो रही हैं, and they're not openly discussing, okay, why is it, there can be the client related reasons for why the process is not moving forward, therapist related reasons as to why the process is not moving forward, or the problem, the illness or the issues वो कुछ इस किस्म के नेचर के हैं कि उनको आप जहां भी ले जाएं, they are not going to move forward, or they're not going to be easily resolved, right? तो तीनों जगह पे प्रॉब्लम हो सकते. I would recommend that conversation should take place. If you have started harboring this thought कि मुझे यहाँ से आका नहीं हो रहा, मुझे कुछ और कंसिडर करना चाहिए, you should have that conversation with the person that you are, whoever is your therapist, and see how they respond. And there's a lot of people that I've had sessions with, that Azam, I'm sure you've had sessions with, and it doesn't always work, right? We don't connect. We're not able to give the help that they need. Sometimes they require kind of specialist training or help, or या बहुत ही specific किस्म के issues होते हैं that we're not trained in, that we don't have the requisite in skill for, or the training for. So we आप हाथ उठा देते हो, ideally आप खुद कह दो कि I think it's a good idea, we've hit a plateau, it's not moving forward, let's discuss other options with you, let's discuss what it is that we should be doing differently, and it's part of the process. Yusuf, you talked about red flag. एक red flag जो कि मैं जरूर advise करना चाहूँगा. If a therapist and if a psychiatrist is, both of them, if they are interested in prescribing, then listening to you, then you should move on. बेशक वो therapist हो, बेशक वो psychiatrist हो, if they are not interested in listening, that's a red flag. Right. Okay, so there's also the question why not quit therapy altogether? अगर therapist
जरूरी तो नहीं कि सिर्फ थेरेपिस्ट का ही मसला है. इज द प्रॉब्लम समथिंग दैट इज अमीनेबल टू थेरेपी? Azam, what would you यस say to that? यस एक तो बहुत ऑब्वियस आंसर जो एक कोई भी साइकियाट्रिस्ट आपको देगा कि जो फ्रैंक साइकोसिस, जो स्किज़ोफ्रेनिया और जो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस वगैरह, जो इस तरह की जो हमारी बीमारी हैं, उनको थेरेपी में एंगेज करना वो थेरेपिस्ट की तरफ से शायद एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है कि अगर उनको मेडिसिन से दूर रखना. ठीक. जहाँ तक बात है कि थेरेपिस्ट व्हाई नॉट क्विट थेरेपी ऑल टुगेदर, यस, ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसे मसले हों कि जिसमें जो है वो शायद वो जो जो थेरेपी है वो उन मसलों को और ज्यादा खराब करने का मौजब भी बन सकती है. आई कैन थिंक ऑफ सर्टन इश्यूज के जहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ थेरेपी किसी खास मसले के लिए नुकसानदेह हो सकती है. लाइक हम लोग जानते हैं कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है उसके लिए जो इंट्रोस्पेक्टिव ओरिएंटेड साइकोथेरेपीज हैं, जो एनालिसिस है, वो उनको वर्स कर देता है. तो इट हैपन्स, बट लेकिन थेरेपी ऑल टुगेदर आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी एग्जांपल. यूसुफ, I think it's maybe a good idea. It's a good idea to understand that if a particular therapeutic process did not work, changing therapist definitely recommended, provided कि वो red flags or openness to alternatives किस तरह से that conversation is taken. उसके अलावा you might want to consider कि maybe a different school of thought, maybe a therapeutic school, the modus operandi or the way the therapist operates. Therapist भी वेरी करता है. थेरेप्यूटिक स्कूल जिस ट्रेनिंग से एक पर्टिकुलर बंदा आ रहा है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, वो किस तरह से इस प्रोसेस को लेके चलते हैं. आई मीन वी हैव a lot of options. You might want to consider if there's another option. And even then, there, if you are convinced that therapy is not for me, I've tried 1, 2, 3 different schools, all of that, you should still have something else that you're going to go for. If not this, then what? Right? Do you want to do you want to say that my problem has no solution whatsoever? That possibility may be there as well, but उसकी कोई ना कोई मैनेजमेंट किसी ना किसी स्पेशलिटी में किसी तरीके से तो होगी. यू वुड वांट कि कोई वहाँ पे आपको एक ओपिनियन मिले, कोई आपको उसमें से बताए. If you're leaving this and going towards something else, what is that something else? And have people with similar problems to yours responded to that something else should be questions that you ask yourself. Okay. चलें. बट आई डोंट थिंक कि हमने कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया कि why should you? ठीक है, we can come back to this in our next session, in our next So PsychBaithak. आई एम स्टिल थिंकिंग कि कोई ऐसी मिसाल के जहाँ पे थेरेपी इन 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 इटसेल्फ जो है वो नुकसानदेह हो सकती है. And that's why someone should leave therapy. I don't think that's what they asked though. What they asked was when it's not working. नुकसानदेह का तो उस तरह से वो उन्होंने, the idea is कि it's not giving the results that should be sought. Okay, challenge. We'll reconsider this. If anyone has anything to offer us on this, by all means, please do, and we can always come back to this. Okay, signs or changes for parents to look out for in their kids to determine if they are being abused or not. So इसके लिए एक चीज तो कि जो हमने कुछ वीक्स पहले हमने एक पूरी एपिसोड की थी डॉक्टर आयशा मिन्हास के साथ. आप वो एपिसोड को देखिए, उसमें डॉक्टर आयशा मिन्हास ने चीज को बहुत डिटेल से डिस्कस किया एंड शी हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद सच केसेस. ब्रीफली अगर हम बात करें तो इफ यू सी योर चाइल्ड के
एक तो कोई बहुत विजिबल कोई साइकोलॉजिकल चेंजेस आप उसमें देखें कि वो चुप चुप रहना शुरू हो जाए, या वो इरिटेबल होना शुरू हो जाए, वो थोड़ा डिस्टेंट हो जाए, वो खामोश होना शुरू हो जाए। तो दीज लेकिन इसमें से कोई भी साइन ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में हम कह सकें कि अगर ये है तो इसका मतलब ये कि अब्यूज हुआ। ऐसा इसमें से कोई भी साइन नहीं है। दीज आर जस्ट के उसके के इसके अगर ये साइंस आए तो माँ बाप को विजिलेंट होना चाहिए और कुछ इंक्वायर करना चाहिए। अगर उसके ऊपर फिजिकल अब्यूज के साइंस आप देखें कि उसको कोई थप्पड़ के कोई निशान हैं, कोई नाखून लगे हुए हैं, कोई उसके जेनिटल्स के ऊपर कोई जख्म है, तो जो है उसको भी जरूर कंसिडर करना चाहिए। अगर आप देखें कि आपके बच्चे को अपनी एज से ज्यादा इंफॉर्मेशन है अबाउट द सेक्सुअल एक्ट, अबाउट द सेक्सुअल थीम्स, तो फिर भी इस चीज को, और ये कैसे पता चलेगा इफ दे आर doing any sexual activity in their play, if they are talking about sexual themes जो कि उनकी एज से बड़े हों। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब ये है कि they have been exposed somewhere to this talk or this type of activities. And Azam, इसमें एक चीज जो what will be important जी, is to know normal sexual development क्या होती है. A lot of times parents would underestimate कि इस एज के बच्चे को कितना पता होना चाहिए, और एक नॉर्मल सेक्सुअल क्यूरियोसिटी भी तो एज के साथ बढ़ रही होती है. तो दे शुड बी वेरी क्लियरली अवेयर कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड कुछ बच्चों में कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज नॉर्मल होती हैं, which and they need to be perceived as such. बिल्कुल। और वो पेरेंट्स इस तरह मत सोचें कि जब उनकी इतनी उम्र थी तो उन्हें क्या पता था। पेरेंट्स इस तरह सोचने की कोशिश करें कि आजकल बच्चों को क्या पता है, बिकॉज जो है जमाना वाकई बहुत बदल चुका है। सो आई थिंक दैट्स इट। Okay, so thank you for that question. We move right along. अच्छा जी, कितने क्वेश्चन रह गए आजम? हाँ चलो 2 रह गए. Why can't psychologists rebrand themselves as happy doctors? They certainly change our misguided worldviews and bring ease in our lives. So आई थिंक सबसे पहले ये वाला मिसगाइडेड व्यू चेंज होना चाहिए कि थेरेपिस्ट या काउंसलर्स मेक अस हैप्पी. नो, दे आर नॉट सपोज टू मेक यू हैप्पी. दे आर ओनली सपोज टू better understand and to in some way alleviate your suffering, or to use that suffering or that anxiety in some productive ways. They are not supposed to make you happy, because this notion के कोई ऐसा एक वक्त आ सकता है कि जब हमें कोई टेंशन नहीं होगी और उसका इनवर्स जो है वो सिर्फ हैप्पीनेस होगी, तो वी पाकिस्तानीज वी ऑल नो के सुकून सिर्फ कब्र में है. So we have been told. I mean, that's something that as a it's a myth, right? And it is a myth जिसके पीछे भागने की वजह से जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं. And I think Shiba Ansari is right on the mark because they are not drug dealers. कि अगर हैप्पीनेस कॉज करने के लिए या हैप्पीनेस डिस्कवर करने के लिए उनके पास जा रहे हैं, that's perhaps one of the reasons that they're looking to become more and more drug dealers, legitimate drug dealers. Okay, so let me give you stuff that will make you happy. It is going to be short-lived. Or वो frustration of not being able to achieve this utopian happiness, उसी में जो आपको डिप्रेशन होगी, उसकी वजह से जो problems create होंगे, that is going to compound the situation. Then you're going to be depressed about being depressed. वो depression जिस original वजह से वो अपनी जगह पे है, and then that's compounded. It's made worse by depression about depression. So this is messed up.
इसका ये मतलब नहीं कि हैप्पीनेस होनी चाहिए, यस हैप्पीनेस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन ये जो एक नोशन है कि हाँ कोई ऐसी चीज हो सकती है देखिए हम हमेशा हाई रहें, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल एटलीस्ट बिफोर योर डेथ। और यू आपकी हमारी सबसे रेगुलर जो ऑडियंस है उन्होंने they have started to read your mind because they are not drug dealers. So I mean that's saying something. We're getting some conceptions across. So this in itself is a misguided worldview. Of course, we all are looking for happiness. लेकिन जब वो एक ultimate aim बन जाता है, जब वो final goal बन जाता है, I mean that's probably one of the red flags if you're looking for therapy. If your therapist is promising you that kind of happiness, then that's something So, that Yusuf, hmm, I read something कि जितने भी great pieces of literature हैं जो कि throughout the world history में और even जो scriptures हैं they do not idealize happiness. They idealize satisfaction. They idealize a kind of inner peace. They idealize a kind of living for something. They do not. This idealization of happiness. ये पिछले 40-50 साल, पिछले 4 से 5 डेकेड्स की पैदावार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. आई थिंक दैट्स perhaps even a misconstrual of Freud कि फ्रॉइड को भी वहां तक लेके गए हैं जहां फ्रॉइड खुद नहीं गए, in terms of placing that pleasure on the kind of pedestal and then that wild goose chase of trying to create that scenario. और फिर हाँ वाकयतन उसकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती except stimulating your brain directly with drugs and creating that state. So it is the past few decades. आप उन्हीं past few decades में भी अगर देखें the movies and literature even now that people are really they're goggling over, they're huge fans of, उसमें भी जो theme है उसमें struggle, suffering, tragedy, heroism, those are the main themes that people are still inspired by, they are still attracted by, they still find some sort of an aesthetic appeal in. So that says something. तो यूसुफ आपने जो एक बात की, मैं सिर्फ इसमें सिर्फ एक, क्योंकि आपने हीरोइज्म की बात की, सो हैप्पीनेस के अलावा जो दूसरा बड़ा आइडियल जो कि पिछले 3-4 उसकी पैदावार है वो ये है कि एवरी पर्सन कुड बी बिल गेट्स और एवरी पर्सन कुड बी स्टीव जॉब्स, कि वो जो एक आइडियल है कि सक्सेस और ओके उसको एक आइडियलाइज्ड वे में देखना, और वो जो वो जो इकोनॉमिक सक्सेस है सिर्फ उसको आइडियलाइज करना, और इवन देन अगर वो भी ना हो या किसी भी और किस्म की जो है सक्सेस उसको आइडियलाइज करना। सो हियर इज द थिंग कि इंसानों की अक्सरियत ने हमेशा मीडियोकर जिंदगियां गुजारी हैं। आज भी इंसानों की अक्सरियत मीडियोकर एवरेज लाइफ गुजार रही है और आगे भी ऐसे ही गुजारेगी, नो मैटर हम लोग जितना मर्जी परसूट फॉर हैप्पीनेस या परसूट फॉर सक्सेस कर लें। इट इज ऑलवेज लाइक दिस। और यूसुफ और मैं, हम जो मर्जी कर लें, हम फ्रॉड नहीं बन सकते। ठीक है यूसुफ? If you say so. ठीक है. So I think aside from happiness becoming that that ideal, which it's a marketing pitch, right? Success, and I think we owe the life coaching industry for this
for raising this, trying to show everyone that everyone can be Bill Gates or everyone can be Steve Jobs, and everyone, as many people as they're helping, there's a huge population that is now being subjected to an inferiority complex on being a bigger chunk of the population is being subjected to that. What about them? So it's real cause for concern कि जो personality theories हम popularize कर रहे हैं, जो इंसान की motivation के बारे में हम बातें कर रहे हैं, जो हम psychological ideals लोगों के सामने रख रहे हैं, we need to take a step back and analyze कि where are we coming from. हम possibilities को और जो उसके consequences हैं, are we really taking them into consideration? और पिछले 30-40 साल में इन सारे ideals को project करने के नतीजे में जो अवाम की mental health का बेड़ा गर्क हमने किया है, are we willing to take that into consideration? कि what's happened? So we are seeing कि 6th 7th क्लास के बच्चे एग्जाम में फेल होने पे सुसाइड्स कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये जो परसूट ऑफ सक्सेस है कि इफ आई एम अ फेलियर और फिर इसको, लेकिन इस चीज को कवर करने के लिए कि ही वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट इवन देन, सो एक वो दूसरी फक्की कि कोई बात नहीं अगर आप स्कूल में फेल भी हो गए, इवन देन यू कैन बी स्टीव जॉब्स. Okay, चलें आज़म, I think we've exhausted our there is one more question. Specific question है बड़ा quickly. I think we did answer some of this before, लेकिन जल्दी से. I went to a psychiatrist in Pindi who gave me these medications for a diagnosis of extreme depression. Clomipramine 75 milligram, bromazepam 3 milligram. I've taken them over a year. I've become addicted. If I stop, I get shivers from anxiety and fear palpitations. I'm also pregnant. What do I do? So जनरली एक चीज तो मैं ये जरूर कहूंगा कि एक्सट्रीम डिप्रेशन कोई डायग्नोसिस नहीं है. अगर ये आप कह रही हैं तो ठीक है, लेकिन अगर साइकियाट्रिस्ट ने खुद अपने हाथ से लिखा है तो आई एम डाउटिंग के ही इज अ साइकियाट्रिस्ट. और मैं बहुत मोहतात होकर बोल रहा हूँ क्योंकि इस्लामाबाद में फेमस साइकियाट्रिस्ट आई नो ऑल ऑफ देम. So you don't know this is coming from Islamabad. This can be coming from Lahore as well. Don't try to bracket us Islamabad psychiatrists. ठीक है. But उसके अलावा जनरली स्पीकिंग ये आपको बेंजोडाइजापीन जो है, जो कि क्लोनाजिपैम आप क्लोनाजिपैम ले रही हैं, ब्रोमाजिपैम उसको प्रेगनेंसी की वजह से एज सुन एज पॉसिबल टेपर डाउन करके बंद कर देना चाहिए. क्लोमिप्रामीन जो आप ले रही हैं, देयर इज नो कोई इतना डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि दैट कैन बी हार्मफुल. सो वी हैव टू वे कि उसको बंद करने के नुकसान क्या हो सकते हैं, लेकिन बंद हो भी सकती है. और एक ये भी हो सकता है कि वी कंटिन्यू इट और प्रेगनेंसी के बाद उसको बंद किया जाए, क्योंकि अगर डिप्रेशन पहले है तो चाइल्ड बर्थ कैन कॉज अ रिकरेंस. तो जो है तो इट इज कॉम्प्लिकेटेड. आपको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से जिसको एक्सट्रीम डिप्रेशन का असल नाम सीवियर डिप्रेशन आता हो उससे मिलना चाहिए. And the case is complicated. You do need to see somebody who would ideally try to manage you कि इनमें से किसको टेपर ऑफ किया जा सकता है, उसका ऑल्टरनेट क्या होगा, जो बाकी की डिप्रेसिव सिम्टम्स है उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, ड्रग्स को किस तरह से टेपर ऑफ करना है कि ये सिम्टम्स होने का चांस कम से कम हो. जैसे पहले आजम ने बोला था, ये जो क्लास ऑफ मेडिकेशन है इसको इतने लॉन्ग टर्म के लिए देना ही नहीं चाहिए था. एक साल तक ये क्यों चलती रही, जब तक इसको 2 हफ्ते तक इनमें से एक मेडिकेशन को खास तौर पे, दूसरी तो चलें ठीक है समझ में आती है, लेकिन why was it extended all the way to a year? Number 2, if a pregnancy was planned, then why was there no consultation done? Why was that not the medication not altered at that time? So there's a lot that has happened that does usually happen, but it shouldn't happen. So the best we can do is to let people know that it's just messed up and we need to take do our practice properly. And please tell us in the comments के क्लोमिप्रामीन कहाँ से मिल रही है.
बिकॉज आई रियली वांट टू नो दैट, क्योंकि ये मार्केट में शॉर्ट है और ये बहुत अच्छी दवाई है किसी एक खास चीज के लिए. इट्स नॉट कि अब जिसको डिप्रेशन है वो सारे लेना शुरू कर दें. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कहाँ से मिल जाए. आजम को चाहिए कहाँ से मिल रही है. यहाँ मिल रही है वैसे. पिंडी इस्लामाबाद तो इतना प्रॉब्लम नहीं है. Alright, people, thank you so much for your questions. One question that was asked that I think we should take before we end: how reliable and lasting are NLP interventions for treating anxiety or depression? Azam. So, हबाब, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता. मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में अगर आपने फ्रॉड करना है और अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सेसिवली लोगों को चार्ज करना है और आपकी साइकोलॉजी साइकाइट्री के अंदर फॉर्मल अच्छी ट्रेनिंग नहीं है और आपने एक शॉर्टकट लेना है टू बिकमिंग somebody who can treat people through this, then NLP and hypnosis, ये दो ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, जिनका एविडेंस बेस बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, लेकिन यहाँ पे ऐसे मार्केट की जाती हैं कि जिससे जैसे इनसे बेहतर तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं. I do know that the people who are trained in NLP and hypnosis, उनको साइकोलॉजी कितनी आती है, थेरेपी कितनी आती है, वो तो बात की बात है. उनको मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है. They know how to sell themselves and they know how to market themselves at in ways that we can't even dream of. So be very cautious. There may be some benefit and efficacy in these interventions, lekin baharhal, for now whatever we have in front of us, it doesn't paint a very good picture of what these treatments represent or what they've done or who the people. That's just unfortunate the way these things are being done. Okay, so I hope that answer. You feel like tagging the master trainer. There's a lot of master trainers and they'll be coming on radio and television, and ironically they would even have psychiatrists on their panels. Oh my God. So क्या किया जा सकता है? It is what it is. It is what it is. Azam, good to go. Most of the questions have been responded to the best of what we could manage. Thank you for your questions, people. And with that, I think we are ready to sign off. Okay? Okay. चलें जी. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.